कि ये सीट तो हम कांग्रेस की झोली में देंगे। उसके अलावा भी बहुत सी सीटें हम तो उम्मीद करते हैं कि हम ही गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन फिर भी हम उस पोजीशन में होंगे जिस तरह से 2015 में हमने केजरीवाल को सपोर्ट दे के बनवाया था बगैर हमारे। अब सरकार नहीं आएगी, ये ठीक है, इलेक्शन है, सिस्टम है, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन हार इज्जत के, अगर कहीं हार भी होती है तो उसे इज्जत के साथ होनी चाहिए। तो लग रहा है कि बहुत बड़ी, मैं 170 की 70 पे तो नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे खासी सीटें हैं जहां हम बराबर की लड़ाई लड़। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता आसिफ जी मौजूद हैं। आसिफ जी, पहली बार स्वागत है आपका। थैंक यू। आसिफ जी, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, वैसे इस टाइम तो कोई मौका नहीं है बातें करने का, जी जी। क्योंकि हम यहाँ जो इंतकाल हो गए, हमारे हिसाब से जो डेथ जो हुई है, मृत्यु, उसमें आए हुए हैं, जी है ना। लेकिन चलिए, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि देखिए, इस टाइम तो 10 साल के बाद कांग्रेस फिर से एक बार बहुत अच्छे इलेक्शन लड़ रही है। 2 बार तो वो 0 पे ही आउट हुई है, लेकिन इस बार वो बहुत अच्छा इलेक्शन और अच्छे खासी तादाद में सीटें जीत रही। अगर आप इस एरिया का भी सर्वे करोगे तो ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो A+ मानी जा रही है ना, कि ये सीट तो हम कांग्रेस की झोली में देंगे। उसके अलावा भी बहुत सी सीटें हम तो उम्मीद करते हैं कि हम ही गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन फिर भी हम उस पोजीशन में होंगे जिस तरह से 2015 में हमने केजरीवाल को सपोर्ट दे के बनवाया था बगैर हमारे। अब सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हंग असेंबली आएगी और हंग असेंबली में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, है ना। तो और परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो उस जगह पर आ जाएगी। ये ठीक है, इलेक्शन है, सिस्टम है, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन हार इज्जत के, अगर कहीं हार भी होती है तो उसे इज्जत के साथ होनी चाहिए। लेकिन पिछली जो 2 हारें थी कांग्रेस की, वो थोड़ा परेशान करने वाली थी कि इतना परसेंटेज कैसे गिर गया। लेकिन इस बार फिर कांग्रेस जो है सरवाइव करेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आप जहाँ पे भी देख जा रहे होंगे तो लग रहा है कि बहुत बड़ी, मैं 170 की 70 पे तो नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे खासी सीटें हैं जहां हम बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, अगर हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ते हैं या साथ में एक साथ चलने की बात करते हैं इंडिया गठबंधन के जरिए, लेकिन हम जब राज्य में देखते हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। इससे लगता नहीं कि आपस में कहीं ना कहीं खटास का एक वो। ये तो केजरीवाल की हाँ। कि उनके बारे में आप कहिए कि जहां आप स्टेट में हैं, आप कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, आपका गुजरात से क्या मतलब है। हरियाणा में अगर आपको कुछ सीटें दे भी नहीं, पानी की बात, कुछ सीटें दे भी रहे थे तो आप एग्री नहीं हुए और आप वहाँ 0 पे आउट हुए। पूरी तरह तकरीबन सारे कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई। तो कभी कभी हमें ये लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए या कांग्रेस को अपनी हराने के लिए ये जगह जगह अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं। जी, अगर 10 से 12 सीटें जो मुस्लिम बहुल की आती हैं, अगर वहाँ पर गठबंधन होता तो लगता नहीं कि एक तरफा जीत होती इस गठबंधन की। तो ये तो कांग्रेस ने तो ऑप्शन खोल रखा था। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही स्टेटमेंट दिया ना कि हम दिल्ली पे कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं थी। अच्छा, ओखला की बात करें तो 3-4 बड़े प्रत्याशी नज़र आते हैं। AIM से भी शफाउर रहमान लगातार दावा कर रहे हैं और जिससे उनके परिवार के लोग, और खुद अवैसी भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस से अरीवा जी हैं यहाँ से, और आम आदमी पार्टी से मौजूदा जो विधायक हैं अमातुल्ला वो हैं। कैसा लगता है कि क्या मुकाबला, जिस तरह से 3 बड़े मजबूत विधायक, जो मजबूत प्रत्याशी, और इसके अलावा बीजेपी के मनीष, कहीं कोई आपस में टकराहट का जो फ़ायदा कहीं बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा? नहीं, आप 3-4 इलेक्शन, 4-5 इलेक्शन पिछले देख लीजिए, बीजेपी कहीं स्टैंड ही नहीं करती इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। उसकी क्या ही वजह है जी। उसकी। देखिए, आप अगर मोदी की लहर में भी देखें तो कभी 60,000 को कूदा नहीं, और उसके खिलाफ जो वोटिंग हुई बीजेपी के, वो 1 लाख, वो 1.5 लाख के आसपास होती है।
और इस बार मनीष कमज़ोर कैंडिडेट है, ब्रह्म सिंह मजबूत कैंडिडेट था बीजेपी का। हो सकता है वो 60 के अबव चलता, 60 के ऊपर, लेकिन मनीष जो है 50 और 50 से नीचे को जाएगा उसका ग्राफ, है ना। और उसके खिलाफ जो वोटिंग होगी बीजेपी के खिलाफ, वो 1,60,000 से 1,70,000 भी हो सकती है। उसमें अगर MIM का 10-15 हज़ार वोट लेके भी चला जाए, ओवैसी को मुसलमान, ये ओखला पढ़ा लिखा मुसलमान है। अभी जो 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी मुस्लिम बहुल की कॉरपोरेशन में, वहाँ ओवैसी, मेरी बेटी का निगम पार्षद है, उसके एरिया में 2 बार ओवैसी आए थे, तो उनका कैंडिडेट 3rd पोजीशन पे रहा था। तो ये पढ़ा लिखा मुसलमान इन बातों को पसंद नहीं करता है। उसकी निगाह में जैसे बीजेपी है वैसे ओवैसी है। ओवैसी को भी हम बी टीम ही मानते हैं बीजेपी की, है ना। बीजेपी को जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वो ओवैसी का इस्तेमाल करते हैं। रही शफाउर रहमान की बात, वो देखिए बेसिकली हम तो उसको शरीफ ही आदमी मानते हैं। ठीक है, वो 5 साल से जेल में है, ना उसका उस दंगों से कोई मतलब था, ना वो कभी गया वहाँ पर, है ना। उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, उससे लोगों को हमदर्दी है। हमदर्दी होना अलग बात है, और वो हमदर्दी वोट में कन्वर्ट होना अलग बात है। वो ऐसी परसों आए थे तो शायद इन लोगों की उम्मीद थी कि एकदम ग्राफ ऊपर को जाएगा, लेकिन ओवैसी के आने से हम ये महसूस कर रहे हैं कि उनका ग्राफ डाउन हो रहा है। आज कल और आज में डाउन हुआ है, और दिन पे दिन जो है शफाउर रहमान का, MIM का ग्राफ डाउन होगा। और कांग्रेस, देखिए हम आप घूम रहे होंगे वो मुस्लिम बहुल एरिया में, कि जहां कांग्रेस 2 बार में 0 पे आउट हुई थी, है ना। हम 0 से एकदम शूट करके फाइट में दूसरे दिन आ गए थे, तीसरे दिन। 3 दिन के अंदर हर किसी चैनल ने या लोकल आदमियों ने ये कहा कि भाई फाइट ट्रायंगुलर हो गई ओखला में, 3 दिन के अंदर ही। और बड़ी मुकाबला हो गया एकदम आप अंदाजा लगाइए कि 3 दिन के अंदर लोगों ने ये मान लिया कि अरीबा फाइट में है। अब 3 दिन के ऊपर फिर हमारे ऊपर है कि हम इलेक्शन को कितना उठाते हैं। अच्छा आसिफ साहब, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, क्या कहना चाहेंगे कि रणनीतिक तौर पे किया जा रहा है या आने वाले दिनों में? बाकी मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन हमने प्रोग्राम मांगा था, तो प्रियंका गांधी का तो रोड शो का उन्होंने कंफर्म कर दिया है ना। अभी रूट मांगा है, हमने रूट दिया है, और राहुल जी का भी हमने स्टेज प्रोग्राम मांगा है। तो हम अपनी बात करते हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ा वो तो हूँ नहीं कि मैं AICC में जाता हूँ या वहाँ बताऊँ आपको अंदर की क्या बात है। हमने उनके प्रोग्राम मांगे थे, हमने जिन जिन लीडर्स का प्रोग्राम मांगा है। आज पप्पू यादव आ रहे हैं हमारे शाहीन बाग में, उसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी का भी कंफर्म हो गया है, कन्हैया कुमार का मांगा है, वो भी 1-8 दिन में आने वाला है प्रोग्राम, और प्रियंका जी का तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है रोड शो होना बहुत बड़ी बात है। स्टेज पे तो आते हैं 15 मिनट में, आधा घंटे में कोई भी बड़ा लीडर बोल के चला जाता है, लेकिन रोड शो के लिए अगर प्रियंका जी 3-4-5 घंटे हमें देती हैं, तो इसका मतलब कि वो हमारी सीट को कांग्रेस पार्टी भी और हमारी सीट को A+ मान के चल रही है ना। अच्छा, योगी जी भी उतर आए हैं मैदान में, कल बड़ी बयानबाजी भी कर रहे थे, कैसे देखते हैं उनका आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं एक बात बताऊं आपको, आजकल अमानतुल्लाह जो वोट मांग रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने ये काम किए हैं 10 साल में, मैंने ये काम किए हैं इसलिए वोट दे दो। अमानतुल्लाह हिंदुओं को से डरा के वोट मांग रहा है ना। वो आप जाइए मुस्लिम एरिया में, आप उसके वीडियोस देखिए, जहाँ जहाँ वो बोल रहा है, वो बीजेपी से और हिंदुओं से डरा के वोट मांग रहा है ना। वो ये कह रहा है कि भाई मुसलमान लड़कियाँ, लेडीज़ वहाँ हिंदुओं में जाएंगी, है ना, वहाँ अपने कामों को जाएंगी, है ना, इस तरह की बातें वो कर रहा है। उधर वही काम योगी भी करते हैं कि कटोगे तो बटोगे, है ना, हिंदू एक हो जाओ, लेकिन ये इलेक्शन में हो जाओ। बाकी तो वो हिंदुओं को घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने देते, मंदिरों में भी नहीं आने देते। अपने मोहल्लों से जो कमज़ोर हिंदू हैं भाई, उनकी बारातें भी नहीं निकल सकती, उनका रूट भी अलग है, वाल्मीकियों का या SC STों का। उनका गांव से बाहर बारात जाएगी और बाहर से बाहर आएगी, तब उन्हें हिंदू याद क्यों नहीं आता है योगी को, है ना। आप यूपी में देख लिया अभी कितने ठाकुरों ने पीट दिया SC ST को, घोड़े पे से नीचे पटक के दूल्हे को मार दिया कि तू कैसे चल सकता है घोड़ा। तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है।
तो फिर हम तो कह रहे हैं ना, एक हो जाओ। जो SC ST लोग हैं उन्हें भी वो बनाओ ना मंदिरों का पुरोहित। उन्हें भी, जो मंदिर हैं उन्हें भी उसमें जाने की इजाजत दो ना। हम तो खुद कह रहे हैं ना, वो भी इंसान हैं, जानवर नहीं है ना। उन्हें भी आप एक करो ना। तो वहां तो तुम जो है ऊंच नीच करते हो, है ना। देखो, आप एक बात बताओ, आप कुछ भी कह सकते हो। इस्लाम में एक अच्छी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं बाहर आप कुछ भी कहोगे, मस्जिद में कोई ये नहीं है कि ये आगे खड़ा होगा ये पीछे खड़ा होगा। सब एक हैं। मस्जिद में सब जो जैसा आएगा, मैं पहले आया हूँ तो मैं आगे खड़ा हूँगा। आप समझ नहीं, आप देर से आए हो तो आपको जहाँ जगह मिले वहाँ खड़े हो जाओ, है ना। मस्जिद के अंदर बिरादरीवाद है हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमानों में, लेकिन ऐसी छुआछात वाली बिरादरीवाद नहीं है। और मस्जिद में तो सवाल ही नहीं कि कोई यह कह दे कि ये पैसे वाला ये आगे खड़ा होगा और ये कमजोरी ये पीछे खड़ा होगा। जो जैसा आएगा वो ऐसे खड़ा होगा। तो ये बात योगी जी या मोदी जी को अपने धर्म में क्यों याद नहीं आती? एक बात बता दिए, इतना बड़ा मुल्क है ना। तुम ये बात कहते हो कि भाई हिंदू मुल्क में सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को खतरा है। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है ना। मतलब हिंदुओं की लाखों साल की हिस्ट्री है, मोदी के आते ही खतरे में आ गया हिंदू। आप बताओ ना, मोदी के आते ही खतरे में आ गया। इंदिरा गांधी के टाइम में तो खतरे में नहीं था कोई हिंदू, है ना। या जवाहरलाल नेहरू के टाइम में तो कोई हिंदू खतरे में नहीं था। और भी बतेरे प्राइम मिनिस्टर बने, किसी के टाइम में ये नहीं कहा गया कि खतरे में हो। और खतरे में तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, इलेक्शन के टाइम में ये बात करोगे और बाकी जो है तो वो तुम खुद खतरा बनोगे उनके लिए, है ना। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में आप बता दो, हिंदू हिंदू को मार रहा है ना। पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है ना। मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते? मणिपुर में वहाँ तो मुसलमानों से लड़ाई नहीं हो रही। ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इलेक्शन के टाइम में ये सारी बातें याद आती। मैं तो ओखला में अमानतुल्लाह के लिए कह रहा हूँ कि डर के वोट मत देना। मेरी बेटी का जब आप इंटरव्यू लोगे, वो ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगेंगे। मैं मांग रही हूँ और इसका सबूत यह है कि मेरे फादर ने एरिया में डेवलपमेंट किया है। अगर लोग उनके काम से मुतमईन हैं तो इसलिए मुझे वोट दे दो। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हम कि किसी से डरा के अगर हम आज ये कहेंगे कि बीजेपी ऐसा कर देगी, हिंदू ऐसा कर देंगे इसलिए वोट दे दो हमें, तो कल को फिर जब मुसलमान काम पे के लिए आएगा और वो नाराज़ होगा तो हम क्या कहेंगे? हम फिर ये कहेंगे भाई तुमने तो हमें कोई दिया था वोट, तुमने तो बीजेपी से डर के मारे वोट दिया था, हमें कोई दिया। तो कोई भी जो नुमाइंदा होता है उसकी जिम्मेदारी, पहली जो जिम्मेदारी है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, सीवर है, पीने का पानी है, सड़कें हैं, बिजली के मीटर नहीं लग रहे, है ना, आप हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, ये उसकी पहली जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल आसिफ साहब की, जैसा आपने शुरू में कहा कि अगर यहाँ ज़रूरत आम आदमी पार्टी को पड़ी तो क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन में 2013 की तरह वापस आएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं। अब इस तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट किसी को हम नहीं करेंगे। हमारे कांग्रेस के एजेंडे पे बराबर की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है उस पर कोई भी पार्टी अगर हमें सपोर्ट करके हमें हमारे मैनिफेस्टो पे बात करना के साथ गवर्नमेंट शेयर करना चाहती है ना। बीजेपी के साथ तो कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है। लेकिन कोई ऐसी पार्टियां अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मानते हुए हमसे बात करती हैं तो बराबर की बात करेंगे ना। हम क्यों अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? तो सीएम फिर आपकी तरफ से होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम तो हर चीज़ में गिव एंड टेक की बात करेंगे भाई। ऐसा कोई है कि हम आंख बंद करके कह देंगे तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, है ना।
जी बिल्कुल, और आसिफ साहब से हमने कई सारे मुद्दों पे बात की। उनका साफ कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल के साथ में या आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन भी होता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं कोई कंडीशन होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आसिफ जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ नहीं कई सीटों पर कहीं ना कहीं मजबूत है, और अगर ऐसी कंडीशन आई तो जाहिर बात है कि बैठकर बात होगी। लेकिन फिर भी वो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तो जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आई तो आम आदमी पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाई जा सकती है। अब इसको लेकर आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिए। लगातार नेक्स्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए, हम ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। नमस्कार।